इसके बस की बात नहीं पढ़ना, इसको छोड़ो, इसकी शादी करा देते हैं, वही ठीक रहेगा। क्या करना है पढ़ लिख कर, वैसे भी तो आर्ट्स ही ली है ना, इससे आगे क्या ही फ्यूचर बना लेगी ये। मेरे इन-लॉज़ का यही था कि आप शादी के बाद जॉब नहीं करेंगी और हम चाहते हैं कि एक ऐसी आप लाइफ बिताएँ कि आप एक अच्छी होम मेकर बनें। सभी कैडेट्स वेट कर रहे हैं एंड सबको पता है किसको क्या रैंक मिलेगा। मैं अपनी यूनिफ़ॉर्म में नहीं हूँ, मैं अपने ट्रैक पैंट्स में हूँ और मैं यही बोल रही हूँ कि मैं नीचे नहीं जाऊँगी क्योंकि इक्वल बट डिफरेंट। नारी शक्ति, नारी सम्मान और समानता। हम इनकी बहुत सारी बातें करते हैं, मिसालें पढ़ते हैं और उन मिसालों को अपनी ज़िंदगी में आगे लेकर बढ़ते हैं। और जब मैं छोटी थी, मैं भी यही सोचती थी जब मैं बड़े-बड़े लोगों के बारे में पढ़ती थी कि मेरा खुद का आसमान कैसा होगा, मेरा इक्वल बट डिफरेंट कैसा होगा, मेरा रीच फॉर द स्काई कैसा होगा। और जब इतिहास के पन्नों को मैं फरोलती थी, तो ये लगता था कि क्या कोई मेरे बारे में भी पढ़ेगा? क्या कोई मेरी कहानी भी सुनेगा? या कोई मेरे बारे में भी जानना चाहेगा? तो उसी कहानी को आज लेकर अपने कुछ लाइफ के ऐसे पन्नों को मैं फिर से पलटना चाहूँगी, क्योंकि हम अपने इतिहास को बदल नहीं सकते, लेकिन वो ऐसा तो होना चाहिए कि हम उसे बार-बार देखें तो हम कुछ उससे सीख सकें। मैं विशाली ठाकुर गर्ग आपको नमस्कार करती हूँ। मैं आज एक बैटलफील्ड आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, ऑथर हूँ, टेडएक्स स्पीकर हूँ और गेस्ट स्पीकर हूँ, बहुत कुछ नाम के साथ लगता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। बट यहाँ तक पहुँचने के लिए वो रनवे कैसा रहा होगा, जिसने कई बार टेक ऑफ किया, कई बार क्रैश हुआ। 12th फेल, येस, दैट वाज़ समथिंग जिसने मेरे मतलब पैरों तले ज़मीन कहते हैं ना कि खींच ली। मुझे नहीं पता था कि क्या होता है वीक स्टूडेंट होना, मुझे नहीं पता क्या होता है ऐसा इंसान होना कि जिसने कभी फेलियर नहीं देखा हो, ओवर कॉन्फिडेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर बैठा हो, लेकिन 12th फेल कैसे? हाउ कम? इकोनॉमिक्स में मार्क्स कम, कम मतलब फेल? दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, नहीं तो कंपार्टमेंट के साथ आगे बढ़ो। उस टाइम पर मेरी मदर, मेरे फादर ने मुझे सँभाला। उन्होंने एक विश्वास जताया कि नहीं कोई बात नहीं, ये कोई एंड नहीं है लाइफ़ का और ये करते-करते, करते-करते जुलाई तक आ गया, कोई स्कूल में भी एडमिशन नहीं लिया, कुछ नहीं पता ज़िंदगी में अब होगा क्या आगे। मैंने सच मानिए, मैंने सब उम्मीदें छोड़ दी थी। अब यहाँ पर क्या होता है मैं एक ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट रही हूँ। अभी तो लिबरल आर्ट्स का ज़माना है, हम लिबर्टी की बहुत बातें करते हैं और पता नहीं क्या-क्या सब्जेक्ट्स आ गए हैं। उस टाइम पर ऐसा था कि आर्ट्स लेना, जिसमें कि आपके पूरे ख़ानदान में लोग जो ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं, वो नॉन मेड से नीचे बातें नहीं करते। उसमें एक आर्ट्स वाले बच्चे को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिलेटिव्स ने तो ये डिक्लेयर कर दिया कि इसके बस की बात नहीं पढ़ना, इसको छोड़ो, इसकी शादी करा देते हैं, वही ठीक रहेगा। क्या करना है पढ़ लिख कर, वैसे भी तो आर्ट्स ही ली है ना, इससे आगे क्या ही फ्यूचर बना लेगी ये। ऐसी कन्वर्सेशंस होती थी स्कूल में भी कि आप एक न्यूकमर हो, एक आर्मी स्कूल में पढ़ रहे हो बट आपका बैकग्राउंड सिविलियन है, तो हर कोई सोचता था कि कहाँ से, कैसे, ये लड़की कैसे यहाँ पर आई? अभी इनका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा होगा? बट उस टाइम पर बच्चों से ज़्यादा मुझे जो सबसे ज़्यादा हॉन्ट करता था, वो करती थी वहाँ की टीचर्स। जब वही आपको सोचें और ये कमेंट्स पास करें और हर एक पीटीएम में ये बोला जाए कि हमें लगता है कि ये आपका गलत डिसीजन रहा है, आपको फिर से ऐसे ही मुश्किल सब्जेक्ट्स नहीं लेने चाहिए थे और जब हर एक पीटीएम में मेरी मदर ऐसी बातें सुन रही हैं, वो भी फर्स्ट टाइम लाइफ में। कभी ऐसी बातें उन्होंने पीटीएम में सुनी ही नहीं कि आपका बच्चा कमज़ोर है, आपको बहुत तोड़ा जा आपको मुझे बहुत तोड़ा गया उस वक़्त, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। फिर जब रिज़ल्ट आया ये एक पाथ ब्रेकिंग चीज़ थी मेरे लिए, एक पाथ ब्रेकिंग मोमेंट था। लेकिन उसमें भी लोग आपको बहुत डिमीन करते हैं, रोल नंबर माँगते हैं आपका, कि अच्छा सच में आपने इतने अच्छे मार्क्स से 12th पास कर ली? कैसे हो गया ये?
हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। अच्छा, और कुछ बोलते, हाँ, आर्ट्स ही तो थी, पास कर भी ली, तो क्या ही फ़र्क पड़ गया है। ज़िंदगी ऐसी उथल-पुथल हो रही थी कि हर एक मिनट ऐसे लगता था कि क्या कर दूँ ऐसा कि मैं अपने आप से नज़रें मिला सकूँ। मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और एनसीसी एयर विंग को जॉइन किया। मेरी एनसीसी की जर्नी भी बहुत स्मूथ नहीं थी। वहाँ पे भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ थी, जैसे कि डिसिप्लिन की, परेड की, बट वो सीखी, वो चीज़ें सीखी। सीखने की आपकी इच्छा हो तो आप क्या नहीं कर सकते। और मैं अपने एनसीसी का ही एक ऐसा इंसिडेंट आप सबको बताना चाहती हूँ। रैंक सेरेमनी होती है। मुझे लगा था कि मैं वहाँ पे किसी की फ़ेवरेट नहीं हूँ, क्योंकि आई एम अ पर्सन जो कि जो बात है वो मुँह पर बोल देना। मैं किसी को भी ऐसा नहीं बना सकती कि वो मेरा वोट बैंक बनेगा, वो मैं उनकी फ़ेवरेट बनूँगी या मुझे किसी की गुड बुक में आना है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप लाइफ़ में आए हो, तो आपको, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया भी आपको एक देता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो वहाँ पे भी मैं बहुत एक्सप्रेसिव थी, बहुत सी चीज़ों को लेके, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। परेड में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स में कोई दिक्कत है, यूनिफ़ॉर्म्स को लेके कोई दिक्कत है, तो आई वाज़ द फर्स्ट वन कि जो उसके बारे में बात करेगा। तो वो बातें वहाँ पे यूनिट में किसी को अच्छी लगती हैं, किसी को नहीं अच्छी लगती हैं। बट फ़ौज की अपनी ही एक लहर है, और उसी लहर में बहते-बहते एक शाम आती है जिसमें रैंक सेरेमनी होती है। सभी कैडेट्स वेट कर रहे हैं एंड सबको पता है किसको क्या रैंक मिलेगा। मैं अपनी यूनिफ़ॉर्म में नहीं हूँ, मैं अपने ट्रैक पैंट्स में हूँ और मैं यही बोल रही हूँ कि मैं नीचे नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं किसी की फ़ेवरेट नहीं हूँ एंड आई नो कि मुझे कोई रैंक नहीं मिलेगा और मेरे मेरे तो कंधों पे रैंक्स नहीं लगेंगे और मैं तो ऐसे ही घर जाऊँगी। लेकिन उस शाम ऐसा हुआ कि मैं दूसरों के लिए ताली बजाने के लिए खड़ी हूँ कि किस-किस को क्या-क्या रैंक मिलेगा, एंड एकदम से नाम अनाउंस होता है, विशाली ठाकुर will be ranked as senior under officer. I mean, it's a beautiful rank and authoritative rank. एंड मैं अपने आप को बिलीव नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने आप को उस वक़्त पिंच कर रही हूँ कि सच में मैंने, मतलब मुझे इन्होंने ऐसा चूज़ किया। मैं क्विकली जाती हूँ ऊपर हॉस्टल में, चेंज करती हूँ, आई कम इंटू माय यूनिफ़ॉर्म एंड वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन मूवमेंट था। अब 2014 में मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसी प्रिपरेशन के दौरान मेरे सबसे बड़े ब्रदर की डेथ हो जाती है और मैं घर वापस आती हूँ और मैं वो ड्रीम वहीं छोड़ आती हूँ दिल्ली में कि अब मुझे घर वापस जाना है। मेरे सबसे बड़े ब्रदर की अनएक्सपेक्टेडली रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। Being a youngest child of my family and लारी लाडली दुलारी of my parents, मैं वापस तो आती हूँ, पेरेंट्स को संभालती हूँ। अब ये घर में ना एक अलग सा माहौल है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक भाई की डेथ हो जाना और घर में ऐसे लगता है कि सपोर्ट सिस्टम हिल गया है। बट उसी दौरान आपको अपने आप को फिर से उठाना है। अब ये जो टाइम है ये ऐसा है कि आपको खुद को भी उठाना है और अपने पेरेंट्स को भी। अब ये सब चल ही रहा है कि ज़िंदगी में अलग तूफ़ान मचे हुए हैं, कि 2015 में फ्रॉम माय यूनिट, एनसीसी यूनिट के ही थ्रू मुझे कॉल आता है फ्रॉम माय मेंटर जनरल राज मेहता कि ऐसे-ऐसे पंजाब गवर्नमेंट एक वॉर मेमोरियल एंड म्यूज़ियम बना रही हैं और हम चाहते हैं कि आप उस टीम की एक अहम हिस्सेदार बनें और आप प्लीज़ आएँ और एक हम रिटन एग्ज़ामिनेशन लेंगे और हम इंटरव्यू लेंगे। सच मानिए ऐसे लगा कि ज़िंदगी में एक स्प्रिंग आ गया है, कि इतना ज़्यादा एक ग्लूमी पीरियड देखने के बाद एक एक ड्रॉप ऑफ स्प्रिंग है मेरी ज़िंदगी में कि आई थिंक मैं इससे ही फ्लरिश कर जाऊँ। मैं जाती हूँ, इंटरव्यू बहुत अच्छा रहता है, रिटन एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहता है एंड आई जॉइन्ड Punjab government as their research team coordinator and military historian, and I leave it as battlefield archaeologist. 4th of September मैं कारगिल वॉर पे ही काम कर रही थी और उन दिनों मेरा इंटरैक्शन कैप्टन विक्रम बत्रा की फैमिली से ही हो रहा था। तो क्या होता है कि ऑल ऑफ अ सडन मेरे फादर की डेथ हो जाती है। मेरी ही, मतलब
उनका सर मेरी गोदी में ही था उस वक़्त एंड रात के 12 बज रहे हैं एंड अनएक्सपेक्टेडली ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट उनकी डेथ हो जाती है। बट आई न्यू माय मदर इज़ इन द किचन। वो उनके लिए खाना ला रही हैं कि वो कह रही थी कि वो बहुत लेट हो गए हैं, आज थोड़ा-सा अनईज़ी था तो थोड़ा लेट खाना खाएँगे और इतने में ही उनकी डेथ हो जाती है। उन्होंने अभी-अभी अपने बड़े बेटे को खोया है और अभी ऑल ऑफ अ सडन पति भी की भी डेथ हो जाती है। अ, अब मेरे ऊपर ओनस ये है कि मैं 1 मिनट में भी ब्रेकआउट नहीं कर सकती कि ही इज़ डेड एंड आई नो बट मुझे वो चीज़ कंट्रोल करनी थी, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं और भी लोगों को खो दूँ। मदर को सँभाला, बोला नहीं हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, देखते हैं अभी क्या कहते हैं डॉक्टर्स, ही इज़ ऑल गुड। मीनव्हाइल उनको मेंटली प्रिपेयर किया किसी भी तरीके से। बट अब जिस प्रोफाइल में मैं हूँ, बैटलफील्ड आर्कियोलॉजिस्ट, लोग सोचते हैं ये बहुत फैंसी टर्म है, बट इसके प्राइसेस बहुत हाई हैं पे करने के। क्योंकि एक तो आपके मेंटर, जिन्होंने खुद लाइफ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं सीखा, उन्होंने यही सिखाया है कि हमें अपना एक्सीलेंट कैसे देना है, कैसे हमें नेशन फर्स्ट आगे रखना है। नेक्स्ट मॉर्निंग अराउंड 5 एएम मैं उन्हें कॉल करती हूँ कि सर, आई लॉस्ट माय फादर लास्ट नाइट बट माय वर्क इज़ रेडी, कारगिल वॉर इज़ रेडी। प्लीज़ आप किसी न किसी को टीम से भेज दीजिए जो आके कलेक्ट कर रहे हैं। डे आफ्टर आई विल रीजॉइन ऑफिस, कि मैं ऑफिस दोबारा जॉइन कर लूँगी। आप प्लीज़ किसी को भेज दें। एंड वो एकदम शॉक्ड हैं कि मैम आप क्या बात कर रही हैं और अभी आप रीजॉइनिंग की बात कर रही हैं, हम आएँगे घर पे मतलब लास्ट राइट्स के लिए। सब लोग आए, माय वर्क वाज़ रेडी, मैंने उनको अपना काम दिया और फिर डे आफ्टर मैंने जॉइन किया। इसके बाद मेरा पंजाब गवर्नमेंट का पीरियड चल रहा है। इसके बाद 2018 में मेरी शादी हुई। माय हस्बैंड इज़ अ बैंकर। अब जब शादी होती है तो एक अलग ही ज़ोन में होते हो आप कि आपने इतना फ्रीडम, इंडिपेंडेंस देखी होती है। अब आप एक ऐसे ट्रांज़िशन में जा रहे हो जहाँ पे दुनिया ही बहुत डिफरेंट है। मेरे इन-लॉज़ का यही था कि आप शादी के बाद जॉब नहीं करेंगी और हम चाहते हैं कि एक ऐसी आप लाइफ़ बिताएँ कि आप एक अच्छी होममेकर बनें। तो उस वक़्त मुझे खुद भी ब्रेक चाहिए थी। मैंने खुद भी ब्रेक दिया क्योंकि वही मेरा शादी का भी पीरियड चल रहा था, मैरिड लाइफ़ का एंड मेरी प्रेगनेंसी का भी। अब उसके बाद में सबैटिकल लिया मैंने 2 साल का। सबैटिकल लेने के बाद दौरान ही मैं ये सोच रही थी कि अब क्या? शादी हो गई, बच्चा हो गया, अब क्या? अब लाइफ़ ऐसे ही चलेगी क्या? बच्चा हो जाना क्या ज़िंदगी का अंत है? शादी हो जाना क्या ज़िंदगी का अंत है? उस वक़्त मैंने सोचा कि सब लोग मुझे मेरी पेरेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। तो क्यों ना पेरेंटिंग के ऊपर एक ऐसी बुक लिखें कि लोगों की लाइफ आसान हो जाए, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, डिवोर्सी हो, जो भी हो। तो मैंने उस दौरान अपनी एक रिलेटेबल बुक लिखी, जो हर कोई रिलेट कर सकता है, मदरहुड अनप्लग्ड। और उसका मतलब यही था लिखने का कि अगर आपके अंदर कोई भी जज़्बा है ना, तो कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। एट द एंड इस प्लेटफ़ॉर्म जोश, जोश टॉक को तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे ये मंच दिया, जिस पे मैं आकर अपनी कहानी बता सकूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लीडर्स क्रिएट लीडर्स। तो आज जोश टॉक ने एक लीडर को एक मौका दिया है कि वो इस दुनिया में अपनी बात फैलाए और एक लीडर लाखों लीडर्स क्रिएट करे। तो मैं बहुत ज़्यादा आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ आऊँ और दूसरों को प्रेरित कर सकूँ। थैंक यू सो मच।